प्रभात प्यारे बच्चों। प्रस्तुत पाठ राही मासूम रज़ा द्वारा रचित उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश है। उपन्यासकार के अनुसार अपने वे लोग होते हैं जिनसे अपनापन मिलता है। वे धर्म, जाति, घर आदि से दूर की वस्तु होती हैं। टोपी को अपने घर से दूर दोस्त की दादी माँ, अपने घर की नौकरानी और ग्रामीण क्षेत्र की बोलचाल में अपनापन मिलता था। बच्चों, ये दोनों देखिए, दो मित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है टोपी और दूसरे का नाम है इफ़न। टोपी का वास्तविक नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, ये हिंदू है। इफ़न का वास्तविक नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा है, ये मुस्लिम। इन दोनों में गहरी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं। इफ़न जो है, इनकी दादा और परदादा मौलवी थे। दादी, इनकी तो दादी थी, दादी जो है, दादी बहुत ही अच्छे ख़ानदान से थी, एक ज़मींदार की बेटी थी। अपने मायके में वो बहुत खुश थी, बड़ा उनकी बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी थी, दूध दही खाने को मिलता था। लेकिन ससुराल में आकर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मौलवी साहब के साथ विवाह हो गया और मौलवी साहब की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, इसलिए इन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इन्हें नाच गाने का बहुत शौक़ था, लेकिन इनके शौक़ जो हैं वो दबे रहे, क्योंकि मौलवी साहब को ये सब पसंद नहीं था। नाच गाने का शौक़ इनका तब पूरा हुआ, पहले जब इनके घर बेटा हुआ तब भी ये नाच गाना नहीं कर पाई। शौक़ तो था, लेकिन मौलवी साहब ने इनको नहीं करने दिया। लेकिन जब अपने बेटे के घर बेटा हुआ, यानी कि इफ़न जब हुआ, तो अब दादी जो हैं, इफ़न के जन्म के छठे दिन एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, जिसमें दादी ने खूब नाच गाना किया। और ये नाच गाना इसलिए कर पाई क्योंकि मौलवी साहब यानी कि इफ़न के दादा अब इस दुनिया में नहीं थे। यदि मौलवी साहब जीवित होते तो शायद नानी को, इफ़न के दादी को, इफ़न के जन्म के अवसर पर भी नाचना गाना नसीब ना होता। दादी जो है, इफ़न की दादी जो है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वो बड़ी प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी। इफ़न का जो दोस्त था टोपी, टोपी जो है, उसकी दादी, इफ़न की दादी को बहुत पसंद करता था। वो उनके साथ समय बिताना उसको अच्छा लगता था, उनकी बातें सुनना उसे अच्छा लगता था। कलेक्टर साहब जो हैं, वो उन दोनों को देखा करते, और कलेक्टर साहब यानी कि इफ़न के पिताजी कलेक्टर थे। तो वो कहा करते कि दादी माँ जो है वो पूर्वी भाषा में बात करती हैं, आप अंग्रेज़ी सीखो, तुम अंग्रेज़ी बोला करो। तो इफ़न कभी कभी अपनी दादी माँ से कहता है कि पिताजी ऐसे कहते हैं। तो दादी माँ कहती, ठीक है, तो कहते हैं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखते। इस तरह से दादी माँ प्रसन्न रहती, दोनों जो है बड़े खुश रहते, दोनों इफ़न और टोपी उनके साथ बातचीत करते। दादी बहुत सी कहानियाँ सुनाती उन्हें, जैसे बरहाम डाकू, अनार परी की कहानी, हातिम ताई की कहानी, पंचफुला रानी की कहानी। तो हमेशा दादी के साथ समय व्यतीत करते। दूसरी तरफ है टोपी। टोपी के पिता बनारस के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, जिनका नाम था भृगु नारायण शुक्ला। भृगु नारायण शुक्ला के 3 पुत्र थे, टोपी शुक्ला, मुन्नी बाबू और भैरव। जो टोपी था
टोपी को घर में हमेशा डांट पड़ती रहती थी। टोपी को कोई पसंद, उसके मनोभावों को कोई नहीं समझता था। उसकी दादी जो है उसे डांटा करती, उसकी पिटाई करती, उसकी माँ को भी कहती कि उसके मनोभावों को नहीं समझते थे, यानी कि उसके परिवार के सदस्य के मनोभावों को नहीं समझते थे। एक दिन खाना खाते वक्त जो टोपी था, टोपी ने अचानक उसके मुंह से निकल गया, सब्जी मांगने लगा तो उसके मुंह से निकल गया अम्मी। अम्मी निकलते ही घर में तो जैसे एक तूफान खड़ा हो गया। उसे डांट पड़ी, दादी ने डांटा, माँ ने पिटाई की कि आखिर तुमने ये शब्द कहाँ से सीखा। बहुत ही उस बर्ताव किया गया। तो उसने बताया कि ये शब्द उसने अपने मित्र इफ़न के घर से सीखा है। जब उन्होंने इफ़न नाम सुना तो उनके तो और जो है उनके पांव तले ज़मीन खिसकी कि क्यों इफ़न, तुम मुस्लिम के घर जाते हो। ऐसी बातें उसे काफ़ी भला बुरा सुनने को मिला, पिटाई भी हुई। लेकिन उसके पिताजी पूछने लगे कि बताओ कौन है ये इफ़न और इसके पिता क्या करते हैं। तो उसने कहा कि इफ़न के पिताजी कलेक्टर हैं, हमारे शहर के कलेक्टर हैं। तो जब ये बात सुनी उन्होंने तो भृगु नारायण जी, ठीक है, भृगु नारायण शुक्ला, टोपी के पिताजी जो हैं वो थोड़े से शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो इफ़न के पिता अगर कलेक्टर हैं तो वो किसी ना किसी हमारे काम आ ही जाएंगे। उन्होंने भी भृगु नारायण शुक्ला जी ने, यानी कि टोपी के पिताजी ने भी कलेक्टर साहब से दोस्ती कर ली और वस्त्र और शक्कर का जो है परमिट भी ले लिया, क्योंकि कलेक्टर जो हैं उनसे कई काम निकलवा सकते हैं लोग। ये जो टोपी था अपने घर में बहुत दुखी था, कोई उसके मनोभावों को नहीं समझता था। उसका बड़ा भाई मुन्नी बाबू, वो अक्सर बाहर कबाब खाया करता था, सिगरेट पीने का भी शौकीन था। तो मुन्नी बाबू को टोपी ने देख लिया, लेकिन टोपी जो था बहुत ही शरीफ था, बड़ा ही सहनशील था। टोपी को मुन्नी बाबू ने रिश्वत दी 51। उन्होंने कहा ये 51 रख लो, लेकिन घर में किसी को मत बताना कि मैं कबाब खा रहा था या सिगरेट पी रहा था। तो टोपी ने बताया भी नहीं किसी को, लेकिन उसके बावजूद भी मुन्नी बाबू ने टोपी को फंसा दिया। उन्होंने कहा कि टोपी को मैंने कबाब खाते हुए देखा है। टोपी ये सुनकर हैरान रह गया। टोपी की बहुत पिटाई हुई, बेचारा बहुत रोया। उसका छोटा भाई भी उसे बहुत तंग करता था, भैरव, छोटे भाई का नाम था भैरव। वो भी हमेशा उसे तंग करता रहता था, उसकी किताबें कापियाँ फाड़ देता और जहाज़ बना के उड़ाता रहता। तो टोपी जो है उसके मनोभावों को घर में कोई नहीं समझता था, बहुत दुखी था। तो उसने अगले दिन ज्योग्राफी का उसकी क्लास थी, वो पीरियड उन्होंने उस पीरियड क्लास में नहीं गए। उसने कहा कि इफ़न, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। उसने उसके इफ़न को बात सुनाई कि जो मेरी दादी हैं उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा। मुन्नी बाई जो मेरे भैया हैं उन्होंने भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि तुमने कबाब खाया है। वो बड़ा दुखी होता है, बोलता है कि मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे, तुम ना मेरे साथ अपनी दादी को बदल लो, तुम मेरी दादी ले लो और अपनी दादी दे दो। इफ़न बेचारा थोड़ा सा समझदार था। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ अपनी दादी कैसे बदल सकते हो भला? वो तो मेरी दादी के तो पिता भी हैं, पिता थोड़ा ना मानेंगे इस बात को। तो ये बात कर ही रहे थे, वो उसे समझा रहा था। तो इतने में घर से संदेश आ गया कि एक नौकर जो है संदेश लेकर आ जाता है कि इफ़न, तुम्हारी दादी की मृत्यु हो गई। तो बेचारा बहुत दुखी होता है, रोते हुए घर पहुंचते हैं। टोपी जो है उनके घर जाता है और इतने लोग आए होते हैं वहाँ पे, क्योंकि मृत्यु हो जाती है जब किसी की तो लोग तो आते ही हैं। लेकिन टोपी को इतने लोगों के बीच में भी अकेलापन महसूस हो रहा था, उसे दादी की कमी महसूस हो रही थी।
इफ़न की दादी थी, उसे बहुत प्रेम हो गया था। तो वो इफ़न को रोते हुए देखता है और कहता है, इफ़न तुम्हारी दादी क्यों मर गई? तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन इफ़न के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब 10 अक्टूबर 1945 ये दिन इन दोनों के जुदाई का दिन था। अब कलेक्टर बाबू यानी कि इफ़न के पिताजी का स्थानांतरण हो गया, तबादला हो गया मुरादाबाद में। इनके परिवार को अब मुरादाबाद जाना पड़ा। तो मुरादाबाद जब ये चले गए तो इफ़न फिर से अकेला रह गया। इफ़न हमेशा कलेक्टर साहब की कोठी को देखता रहता। ये सरकारी हवेली थी जिसमें कलेक्टर साहब रहा करते थे। उनके बाद भी एक और कलेक्टर भी वहाँ पे आ गए जिनका नाम था हरिनाम। लेकिन इस कलेक्टर जो दूसरे कलेक्टर वहाँ पे आए, उनके 3 बेटे थे, बिल्लू, गुड्डू और डब्बू। इन तीनों लड़कों को बड़ा ही घमंड था अपने पिताजी के रुतबे का कि हमारे पिताजी तो कलेक्टर हैं, हम भला दूसरों से गरीबों से बात क्यों करें। इनको अच्छा नहीं लगता था किसी से बात करना, अंग्रेज़ी में बात करते थे। और एक लड़के ने तो उसे कटवा भी दिया, कुत्ते को खोल दिया और टोपी की ओर भगवा दिया कुत्ते को, और कुत्ते ने टोपी को काट डाला। उस दिन के बाद टोपी ने उस जो इमारत, वो जो घर था, जो सरकारी घर था कलेक्टर साहब का, उसने मुड़कर भी नहीं देखा। इसके मनोभावों को कोई भी नहीं समझता था, घर में कोई भी इसकी बात को नहीं समझता था। एक बेचारी उसकी नौकरानी थी सीता, वो भी परेशान थी, उसको भी सभी दुत्कारते थे और टोपी को भी सभी दुत्कारते थे। अब वो नौकरानी उसको सांत्वना दिया करती थी। टोपी 9वीं कक्षा में था और मुन्नी बाबू उसका बड़ा भाई इंटरमीडिएट में और भैरव छोटा भाई 6ठी में। तो 9वीं कक्षा में बेचारा टोपी फेल हो गया तो स्कूल वाले जो हैं उसे चिढ़ाने लगे। दूसरी बार भी फेल हो गया। स्कूल के बच्चे मजाक उड़ाते, उपहास करते, यहाँ तक कि अध्यापक जो हैं वो जब ये कभी हाथ खड़ा करता किसी उत्तर को देने के लिए तो अध्यापक भी कह देते कि तुम्हें तो 2 साल हो गए इस कक्षा में, तुम्हें तो याद हो गई। और लड़के जो हैं वो भी हंसने लगते। ये जब कोई प्रश्न पूछने लगता तो अध्यापक उसे कहते कि तुम तो बाद में पूछ लेना, तुम तो अभी इधर ही हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो अगले साल भी यहीं पे हो। इस तरह से उससे बहुत परेशान किया जाता, अध्यापक भी और बच्चे भी उसे बहुत तंग करते थे। ये बात थोड़ी गलत तो थी ही, अध्यापकों को उसको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके घर का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि वो नहीं पढ़ सका। बड़ा भाई जो है मुन्नी बाबू हमेशा उसको कोई ना कोई काम दे दिया करता था। माँ भी उसे कोई काम दे देती थी, जो काम नौकर नहीं करते थे वहाँ कर पाते थे, जो नौकरों को देने के काबिल नहीं होता था माँ टोपी को दे देती थी। और मुन्नी बाबू जो हैं वो भी उसे तंग करते थे और उसे काम बता दिया करते थे। भैरव जो है वो भी तंग करता था, वो टोपी की किताबें फाड़ देता, कापियाँ फाड़ देता और हवाई जहाज़ बना के उड़ाता था। ऐसे वातावरण में बेचारा वो कैसे पढ़ पाता। और दूसरी तरफ स्कूल का वातावरण भी उसको ऐसा मिल रहा था कि स्कूल के बच्चे उपहास उड़ाते, अध्यापक उपहास उड़ाते। तो ये बात तो गलत है, अध्यापकों को तो उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे तो अध्यापकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देना चाहिए कि बच्चों के साथ प्यार से पेश आएं, उनके सर्वांगीण विकास में उनका सहयोग दें
अब इसने सोच लिया कि अब तो मैंने पास हो के ही दिखाना है। अब ये परिश्रम करने लगा, लेकिन अब इसके पिताजी जो हैं वो इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने परिश्रम किया और पास हो गया। तीसरी श्रेणी में, यानी कि थर्ड डिवीज़न में पास हो गया। थर्ड डिवीज़न में पास हो गया और फिर बाद में उसकी दादी ने मजाक उड़ाते हुए उसको कहा कि तीसरी बार में तीसरी श्रेणी में पास होने की मुबारक है। यानी कि हमने देखा कि उसकी दादी अभी भी उसका मजाक उड़ा रही थी कि तीसरी बार में तुम, थर्ड डिवीज़न तुम्हारी आई है, तीसरी श्रेणी में तुम आए हो, तो इसकी मुबारक है। यानी कि मजाक उड़ाते हुए कहती है। देखिए बच्चों, वातावरण को कोई नहीं समझ रहा था कि घर का वातावरण कैसा था, उसके मनोभावों को कोई नहीं समझ रहा था। सिर्फ सभी लोग जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। तो ये थी बच्चों कहानी। ये था पाठ जिसका नाम था टोपी शुक्ला। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।